के लिए उसको फैकल्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल सिर्फ थ्योरी का ज़माना है। सिर्फ थ्योरी आप कर लिए, पेपर नॉलेज ट्रांसफर फ्रॉम बुक टू आंसर सेट्स, वो ज़माना भी खत्म हो गया। एवरीवेयर लोग बोलते हैं उनको बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, और बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए तो उनको किस तरह से हम बेस्ट बनाएं। कुछ कॉलेज में आज ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज स्लोली फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ ओनली इक्वेशंस। तब करके मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनको एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि आपने फैन देखा क्या, सीलिंग फैन? तो हाँ देखा है। तो उसमें ये जो सीलिंग फैन होता है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और दूसरा जो सीलिंग फैन होता है सीलिंग फैन टेबल फैन, वो क्लॉकवाइज घूमता है। जनरली ये बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी पता नहीं है कि जैसे जब हम ये बात बताते हैं तो ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा ही होता है, ये तो लगा के देख, हमने इसको दोनों फैन चालू को बंद करके बताते हैं। फिर एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों? 90% इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसका आंसर नहीं दे सकते, जबकि ये सिंपल मोटर का प्रिंसिपल है। अगर आप स्टेटर फिक्स करोगे तो रोटर उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा, एक दूसरे के अपोजिट होता है वो। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाउसिंग रोटेट होती है सीलिंग फैन में, और ये जो अपना फैन है टेबल फैन, उसमें शाफ्ट रोटेट होता है। ब्लेड इज माउंटेड ऑन शाफ्ट, और यहाँ पे ब्लेड इज माउंटेड ऑन हाउसिंग। बहुत लोग बोलते हैं सर वो ब्लेड है ना, ब्लेड की वजह से घूमता है। ब्लेड की वजह से नहीं घूमता, वो जिस डायरेक्शन से घूमता है उस तरह उस हिसाब से मैकेनिकल इंजीनियर ब्लेड को डिजाइन करता है, उसके हाथ में नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल हम सिर्फ दूर का ही सोचते हैं, हमारे घर का नहीं सोचते। इसके लिए उसका अवेयरनेस है, उसको मोटर पता नहीं है क्या, पता, उसको प्रिंसिपल पता नहीं है क्या, सब पता है एप्लीकेशन का। ये एप्लीकेशन से हमने क्या क्या किया है, और मेरे घर में कितने, आजकल तो हर घर में n नंबर ऑफ एप्लीकेशन मिलेंगे जो आपको रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, क्यों कॉलेज में जो मैंने बात की थी कि आज भी लिमिटेड लैब फैसिलिटीज है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, और करिकुलम रिजिडिटी भी है। हमको बस ऐसे करना है ना ऐसे करना है, इसके वजह से भी फैकल्टी के हाथ बंधे हुए हैं। अभी बहुत सारे कॉलेज ऑटोनॉमस हो गए, उन्होंने एक चीज ऐड की। इसके लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया अभी 2019 कि जैसे मैं अमेरिका अफ्रीका इधर सब घूम के आया तो मुझे पता चला कि जिनिंग के सारे एक्सपर्ट्स आइदर अमेरिकन हैं या ऑस्ट्रेलियन हैं या ब्राजीलियन हैं, इंडियन एक भी नहीं। तो हमने बोला कि नहीं, अभी सारे एक्सपर्ट्स इंडिया से ही रहे। हमने मशीन दे दी, हमने टेक्नोलॉजी दे दी, लेकिन हमने उसको चलाने वाले लोग हमको देना है। तो 2019 में मैं बहुत सारे कॉलेजेस में गया, उनको बताया, रिक्वायरमेंट बताया, और यहाँ पे लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटी ये बताया। उसमें से 2 कॉलेज आज तुलसीराम गायकवाड़ पाटिल और रायसन दोनों हमारे साथ टाइप में हैं। उनके लिए हमने इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट बना दिया है, वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स और इंजीनियरिंग कंपनी। उनके लिए हमने 6 महीने का इंटर्नशिप रखा हुआ है, उनकी टाइमली विजिट रखी है। इलेक्टिव सब्जेक्ट है, केवल 15 स्टूडेंट्स हमने हर एक कॉलेज से अलाउ। तो 15 में से आप 15 मैकेनिकल रख सकते हैं, मिक्स रख सकते हैं, 15 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा तीसरा इसमें नहीं है, क्योंकि ये इस साल से चालू हो गई। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स ने वो करिकुलम देखा, उसका हमारा कोर्स देखा, हमने उनको बिल्कुल कंपलसरी किया नहीं कि उसके बाद आपको जबरदस्ती लाना है। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप सीख लो, जो भी इंडस्ट्री में जाओगे काम में, क्योंकि टर्म की प्रोजेक्ट में एवरीथिंग इज। फ्यूचर ऑफ स्मार्ट फैक्टरीज एंड एजुकेशन इंडस्ट्री 5.0 फोकसेस ऑन ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन। अभी तो 4.0 से आगे इनको जाना ही है। डिमांड फॉर मल्टी स्किल इंजीनियर एजुकेशन मस्ट मूव फ्रॉम
मेमोराइजेशन टू एप्लीकेशन, थियरी टू प्रैक्टिस, इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये 3 चीज़ें कॉलेज को इनिशिएटिव लेके अपने कोर्स में करिकुलम में ऐड करना ही है। कैसे करना है वो आप ज़्यादा बेटर जानते हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या एक्सपेक्ट है इंडस्ट्री। और इसीलिए आजकल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आर नो लॉन्गर ऑप्शनल। फैकल्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स। Teaching approach must evolve with technology. The future engineer is not defined by what they know, but what they can automate. अगले सारे इंजीनियर वही इंजीनियर सक्सेसफुल रहेगा जो प्रोडक्ट को ऑटोमेट कर सकता है। Smart factories are present and future of manufacturing. Robotics and automation are the backbone. Faculty awareness and curriculum alignment are essential. Earlier exposure prepares students for real world challenge. ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था फैन का, यही है कि अर्लियर एक्सपोजर आपको आपके घर से सिखाना है, आपको कॉलेज से सिखाना है। इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता था। जब मैं VNIT में गया था 3 साल पहले, FEA का ट्रेनिंग था, फाइनली एलिमेंट एनालिसिस। वहाँ पे वेल्डिंग की बात हो रही। जब मैंने कॉलेज में एंट्री किया, VNIT तो बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे SS की ग्रिल लगी हुई, उसके वहाँ पे जो वेल्डिंग करके रखा था इतना पुअर, इतना खराब था। मैंने वहाँ के सर को पूछा कि आप यहाँ पे FEA सिखा रहे हो, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये वेल्डिंग की, जो लड़का रोज ये रेलिंग से इनसाइड आ रहा है वो ये वेल्डिंग देखता है और उसको वो लगता है कि ये वेल्डिंग बेस्ट है, तो कैसे क्या सीखेगा? आगे चल के वो इंडस्ट्री में जाएगा, इस तरह का वेल्डिंग वो ओके बोलेगा, उसको भगा देगा, इसको वेल्डिंग में नहीं आती। आपके कॉलेज का एंट्री गेट की वेल्डिंग इतनी खराब है, रेलिंग की वेल्डिंग इतनी खराब है, वो इंडस्ट्री में वेल्डिंग करेगा, फिर हम बोलते हैं कि वो पुलिया गिर गया, ये टूट गया, वो क्लैश हो गया। शुरुआत तो हमसे है, तो ये कम से कम इसको सुधारा। उन्होंने रिपेयर किया, उसको बेस्ट केस है। स्टूडेंट बोला नहीं सर ये हम बिल्कुल चेंज करेंगे, और जो बड़ा कॉम्पोनेंट है उसकी तो उन्होंने नहीं किया। तो इसीलिए अर्ली एक्सपोजर प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। नेक्स्ट, जैसे हम 4.0 की बात करते हैं, यह सबको आपको अच्छे से पता है, फिर भी मैंने जस्ट 4 स्लाइड आपके रिव्यू के लिए डाली है कि इंडस्ट्री 1 मैकेनाइजेशन था, 2 इलेक्ट्रिफिकेशन एंड मास प्रोडक्शन था, इंडस्ट्री 3 ऑटोमेशन एंड कंप्यूटर था। हम इंडस्ट्री 3 वाले रखें, मतलब मैं इंडस्ट्री 4 स्मार्ट कनेक्टेड एंड इंटेलिजेंट सिस्टम। इंडस्ट्री 1 पीरियड 1760 से लेके 1840 में मैकेनाइजेशन शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल लेबर टू मशीन बेस्ड प्रोडक्शन। यहाँ पे इवन इन 2000 जब मैं यहाँ पे इंडिया में गिनी इंडस्ट्री में तो वहाँ पे 200 लोग काम करते हैं। पूरा जो कॉटन ऐसे उठा के मशीन पे डालते थे, फिर उसको पैर से पुशअप करते थे, 200 लोग। और वहाँ पे कंटिन्यू जेनरसी कंप्लेंट थी, सर ये लोग छुट्टी मार देते हैं, हमारा पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है, इसको हम ऑटोमेशन नहीं कर सकते। बाद में उसको अपने पूरा ऑटोमेशन, अभी तो वही इंडस्ट्री 16 वर्कर से चलती है। अब उसमें बुराई भी है और अच्छे भी है। बुराई ये है कि हम ही खुद को बोलते हैं कि हमने जॉब कम कर दिया, लेकिन अब हम अभी हमको वो बात का इसलिए पेन नहीं है कि अभी आप पैसे देने के बाद भी वहाँ पे लेबर नहीं, तो कम से कम इंडस्ट्री बची हुई, टेक्नोलॉजी आ गई, फिर स्टीम इंजन, वाटर पावर, मैकेनिकल रूम, और जिसके वजह से इम्पैक्ट आ गया इंडस्ट्री में कि बड़ी फैक्ट्री लगने लग गई, प्रोडक्शन के स्पीड बढ़ने लग गए, और मैन पावर मसल पावर को रिप्लेस कर दिया मैन पावर में। उसके बाद 87 टू 1940 मास प्रोडक्शन का कंसेप्ट आ गया। मास प्रोडक्शन का कंसेप्ट आज भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ज़्यादा चलता है, बाकी जगह पे इंजीनियरिंग में मास प्रोडक्शन नहीं चलता। इंजीनियरिंग बोले तो जहाँ पे हम केवल एक टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं और बहुत यूज रहता है, जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, इतना मल्टीपल में नहीं करता। लेकिन
लेकिन कार या छोटे छोटे प्रोडक्ट्स या होम अप्लायंसेस ये सारे मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में चलते हैं। वहाँ पे आजकल क्वालिटी परसेंटेज रिजेक्शन अलाउड नहीं है, वहाँ पे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ऑटोमोबाइल का रिजेक्शन अलाउड है भी 5 पीपीएम, 10 लाख पार्ट में 5 जॉब रिजेक्ट अलाउड है। और एक जमाने में 2%, 100 में से 2 आपने बहुत अच्छा। लेकिन अब इंडस्ट्री आ गई, सीएनसी आ गई, डेफिनेटली कम हुआ है। और 5 पीपीएम देने के बाद भी लोगों का जो अचीवमेंट है उससे लेस, ये एक अच्छी खबर मतलब बात है, क्योंकि वो सारे अपने इंजीनियर्स ने इतनी मेहनत करके वो लाइन पे उसको लाया हुआ है। इसमें एक वक्त मास प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट बनने लग गया, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी हुई और ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती जा रहा है। नेक्स्ट आ गया इंडस्ट्री 1970 to 2000, ये 30 साल। इसमें कंप्यूटर आ गए, यही पीरियड। और जैसे कंप्यूटर आ गया कंप्लेंट आ गई, कंप्लेंट करना हमारा स्वभाव है, कंप्यूटर आ गया तो जॉब चले गए। और आज कंप्यूटर है तो जॉब है। तो नेक्स्ट अभी क्या आने वाला है? एआई आएगा तो हर साल भर ये वैसे ही रहती, दुनिया एक परसेंट भी बदलती नहीं, बस टॉपिक बदल जाता है। और एआई आने के बाद भी हो सकता है कुछ दिनों के बाद एआई भी हमको कम लगने लगे। अभी कंप्यूटर भी लगता है, कंप्यूटर ये नहीं करके दे रहा, कंप्यूटर वो करके नहीं दे रहा, एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रही है। तो यही बात है, यहाँ पे कंप्यूटर आ गए, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स आ गए, इंडस्ट्रियल रोबोट्स आ गए, सीएनसी मशीन्स आ गई। ये हुआ इंडस्ट्री 3 का। और अभी हम है इंडस्ट्री 4 आफ्टर 2000। इट इज स्मार्ट एंड कनेक्टेड फैक्ट्रीज, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल, फिजिकल एंड साइबर सिस्टम। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी अभी चल रही है? रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। जैसे वेल्डिंग, आज आपको वेल्डर नहीं मिलता मार्केट। आईटीआई में वेल्डिंग जो ट्रेड है बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जाके वेल्डिंग करना नहीं चाहता, बोलते हाथ खराब है। और होती भी है, तो उसको कौन रिप्लेस कर रहा है? रोबोट रिप्लेस कर रहा है। लेकिन जैसे ही रोबोट ने वेल्डिंग रिप्लेस किया तो जॉब किसके लिए रिप्लेस हो गया? वेल्डिंग इंजीनियर का, इंजीनियर के पास। पहले क्या था? वेल्डर खुद काम करता था, अभी वेल्डर खुद काम नहीं करता। कौन काम करता है? उनके बिहाफ पे रोबोट काम कर रहा है, वर्कर के बिहाफ। तो वर्कर को किसको, अभी पहले वर्कर को आप ऐसे बता रहे हैं मार ले तो अपना दिमाग लगा के वो सब कर लेता था। रोबोट्स को ऐसा नहीं समझता, उसको बोलने का यहाँ से चल, यहाँ तक ही चल, तो वहाँ से वहाँ तक ही चलता हो, एक कदम आगे नहीं एक कदम पीछे, बड़ा जॉब को तोड़ के निकल जाता है। लेकिन अभी स्मार्ट इंडस्ट्रीज आ गई, ये मैं कंप्यूटर के तक की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जो अभी 4 में आ गए, तो वहाँ पे आपके उसको भी सेंसर आ गया, अगर बड़ा जॉब आ गया तो वहीं से रिटर्न हो जाता, आपका टूट नहीं होता। ये चेंजेस आ गए, क्योंकि ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, हर जगह पे काम। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडस्ट्रीज और कॉलेज का रिलेशन क्या है। इंडस्ट्रीज और कॉलेज का जो रिलेशन है, इट इज द कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशन। इंडस्ट्रीज आर कस्टमर एंड कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस आर सप्लायर। आप हमारे सप्लायर हैं और हम कस्टमर हैं। कस्टमर होने का हमको थोड़ा सा प्राउड रहेगा, कस्टमर को हमेशा प्राउड रहेगा, क्योंकि कस्टमर डिमांडिंग रह सकता है। कस्टमर का क्या रहता है? अगर आप कस्टमर है, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं। और किससे रहेंगे? सप्लायर से रहेंगे, प्रोडक्शन के रहेंगे, सब सर्विस के रहेंगे। एक छोटी सी मिक्सी भी खरीदी तो पहले हम सोचते हैं इसकी सर्विस हमको मिल रही कि नहीं। हियर कॉलेज प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट कॉलेज प्रोड्यूसेस वर्कफोर्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड एवरी कस्टमर एक्सपेक्ट बेस्ट प्रोडक्ट and its responsibility of supplier. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर के पास है। मतलब आज बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज के पास है। इंडस्ट्री वही एक्सपेक्ट करती है, जो मैंने आपको इसके पहले भी थोड़ा बोला था
इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फॉरेन। क्या चाहती है इंडस्ट्री? इंडस्ट्री चाहती है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन स्किल्स आर बिल्ड थ्रू एक्सपोजर एंड प्लस प्रैक्टिस प्लस इंडस्ट्री कनेक्शन। कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं चाह रही है कि कोई इंजीनियर मेरे पास आए फिर मैं उसको सिखाऊं, एक साल जाने के बाद हम उसको बोलेंगे ठीक है अब तो काम। और ये आज भी होगा, आज सबको चाहिए रेडी। उसने ज्वाइन किया, काम करके आना चाहिए। इंडस्ट्रीज का काम वैसे बहुत हेवी होता है, हेडेक वाला होता है, प्रेशर वाला होता है। सुनते हम लोग सर ने और उन्होंने भी काम किया, अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? इस सस्टेनेबिलिटी कम है सर, क्योंकि इंडस्ट्री में हार्ड वर्क डिमांड है और उसकी वजह से आज का जो स्टूडेंट है हार्ड वर्क करने को ही नहीं देखता है। बिल्कुल सही बताया, लेकिन इंडस्ट्री में हार्ड वर्क क्यों है? हार्ड वर्क मतलब उनको जो प्रोडक्ट निकालना है टाइम के हिसाब से निकालना है। तो आज का अपना टॉपिक ये है कि इंडस्ट्री में हार्ड वर्क नहीं चाहिए। पर सर एक्चुअली वो क्या है, मतलब आप बुरा नहीं मानते नहीं। कि हम अभी मतलब इतना डिस्कशन जो मैंने सुना अभी तक कि हम जो प्रोडक्ट ला रहे हैं, मशीनरी ला रहे हैं, वो हम आज के डेट वाले भी नहीं ला रहे। वैसे देखा गया है, मैंने खुद बीएसएनएल में देखा है, एमएससीबी में देखा है कि उनके पास भी जो हम अभी जब मैं वहाँ पे थी तब की जो मशीनरी है वो मशीनरी 18 से मतलब वो लोगों ने छोड़ दी, वो मशीनरी हम आज खरीद रहे और वो भी मशीनरी हम वो चला नहीं पा रहे। उसके लिए हमको ट्रेनिंग देना, जो हम आप लोग जो भी बता रहे आपका हमको समझ में आ रहा है कि व्हाट इंस्टीट्यूट डू, बट जो गैप है वो फुलफिल करने के लिए सबसे पहले इंडिया ने जो बोल रहे कि विकसित होना चाहिए, अपना ही प्रोडक्ट हमने यूज करना चाहिए, वोकल पर लोकल, ये सारी चीजें हमने जब अगर शुरू कर दी तो हमको वो ट्रेनिंग वहीं के वहीं मिल रहा है। हम अगर जर्मनी से मशीनरी ला रहे इंडिया में लगा रहे तो ऑब्वियस है वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए आपको टाइम लगेगा। और इंडस्ट्री अगर हम 2010 की बात कर रहे और एक गैप भी हम दिखा रहे तो वहाँ पे वही चल रहा है सर। तो हम अपने स्टूडेंट को भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम आज नहीं हम सर हम आज अगर आप देखते हैं छोटा बच्चा भी आज रिमोट चला रहा है, ठीक है, बॉर्न स्टूडेंट मतलब जो बच्चा पैदा भी हो गया वो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ है, तो ये बच्चे हमारे साथ से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे मतलब बिलीव करते हैं और इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इंडस्ट्री क्यों एक्सपेक्टेशन रख रही है? क्योंकि बहुत अच्छा आपने बताया, इंडस्ट्री का भी एक्सपेक्टेशन यही है, हम अपने आप को पिछड़ा हुआ कब तक मानेंगे? जब तक हम पिछड़ा हुआ मानेंगे ना तब तक हम पिछड़े हुए ही रहेंगे। आज मैंने आपको प्राउडली बोला कि हम वर्ल्ड के नंबर हो, मैंने ये नहीं बोला कि इंडिया का नंबर हो, मैंने आपको बोला कि हमारे प्लांट पूरे अमेरिका में लगते हैं। हमने अमेरिकन कस्टमर को बाजू कर क्यों किया? मेरे पास काम करने वाले सारे इंडियन हैं, हमारी कंपनी में कोई फॉरेनर नहीं है, अपने लोग हैं, कैपेबिलिटी है। बात हो रही सिर्फ एक्सपोजर, जैसे आपने पूरा सही बताया एक्सपोजर आएगा और एक ही दिन में दुनिया बदलती रही है। आज हम अमेरिका से 40 साल पीछे हैं, 40 1-2 साल नहीं है। जो चीज वहां पे आज हो रही है हम जाके देखते रहे ये हमने अभी किया क्या, ये उन्होंने कब किया? लॉन्ग है, 1990s में जो काम उन्होंने कर चुके थे वो आज हम अपने हाथ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और अपने को उनको अभी अगर आपको उनको उनके बराबरी में आना है then you have to increase your speed। उन्होंने अपना स्पीड कम कर दिया लेकिन उससे नहीं चलेगा, हमको अपना स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा तो ये सारे उसके सॉल्यूशन सब एवरी ब्रांच। इसीलिए मैंने जब बोला इंजीनियर ये कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं रह सकता, वो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं रह सकता, उसको प्रोडक्ट इंजीनियर ही बनना पड़ता। फाइनली उसका नॉलेज उसको यूज करना है तो प्रोडक्ट के साथ करना, ऐसा नहीं हो सकता मैंने उसकी बहुत अच्छे बना दी अभी अगर चल रही तो मेरा रोल नहीं, उसको उसका भी समझना पड़ेगा। अगर मैं इसको ड्राइव दे रहा हूँ उसको चला रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट मैकेनिकल पे आएगा क्या, इलेक्ट्रिकल वाले को देखना पड़ेगा।
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले को देखना पड़ेगा कि उसका इलेक्ट्रिकल में उसके साथ बराबर लगाव क्या है, वो सारी चीजें। तो आज अमेरिका आगे है तो वो आगे उसका हमको प्राउड है, लेकिन हम उनके साथ जाएंगे ये हमारी कोशिश, यही कोशिश हम करेंगे। और इसकी शुरुआत होती है कॉलेज से, क्योंकि जितना स्टूडेंट्स कॉलेज में सीखता है उतना कॉलेज में, वो जितना प्राइमरी में सीखता है उतना तो कॉलेज में भी नहीं सीखता। लेकिन कॉलेज से बाहर आने के बाद हर आदमी, मैं रहूं आप लोग कि आपके लोग रहे कि बाहर के लोग रहे, हर एक को एक प्राउड रहता अब मैं बन गया, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं। तो ये हमको अगर चेंज करना है तो उसके कंसेप्चुअल उसको चेंज करना है। इसीलिए मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बताया। हम कभी बोलते ही नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का फैकल्टी कभी पूछता है कि उसको जब ऐसे रिपेयर आता क्या करें, जिस दिन वो बोलेगा वो जाके देखेगा समझेगा, फिर आके फैकल्टी को बताएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, ये कुछ नहीं है, तो बस एक मोटर है, उल्टी लगाइए ऐसी लगाइए और उसको यहाँ पे फिक्स किया वहाँ पे फिक्स। ऐसे n नंबर ऑफ एग्जांपल आपको हर जगह पे दिखेंगे। तो यही आज एक्सपेक्टेशन है। और दूसरे मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कॉलेज में थोड़े गलत जाते हैं। जैसे मैं खास करके प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए जाता हूँ, जानबूझ के जाता हूँ इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट और कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं ये समझिए। वहां पे क्या बताते हैं, आपके स्टूडेंट प्रोजेक्ट करते हैं, उसको फोकस किया जाता है सस्ता बना, सस्ता लो कॉस्ट प्रोडक्ट। वो जो लड़का वहां पे प्रोजेक्ट बना रहा उसको अगर बोला कि तेरा मोबाइल बता तो आईफोन रहेगा, उसके जेब में आईफोन रहेगा और वो बार बार करता था सर हमने बहुत वर्क किया, वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग एंड वी आर मेकिंग दिस चीपर चीपर। किसको चाहिए भैया चीपर? किसी को चीपर प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बेस्ट चाहिए जिसका आरओआई ज्यादा अच्छा हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर है तो प्रोडक्ट आपका बेस्ट। क्यों बताते हैं कि चीपर प्रोडक्ट चाहिए? आई डोंट नो। मैं राजस्थान में गया, तुलसीदास गायकवाड़ पटेल में गया, सूर्योदय में गया, जब भी वहां पे जाके मिला सब स्टूडेंट का वो प्रेजेंटेशन ही चालू होता कि हमने मार्केट में सर 10 रेफरेंस देखे, हमारा प्रोडक्ट उनसे बहुत सस्ता है। कैसे क्या सस्ता हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो ये जो चीज है ये उनके माइंड से हटाना है कॉलेज के टाइम में कि तुझे चीपर प्रोडक्ट बनाना है, तुझे बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है, ये उसको सीखो तो उसकी थिंकिंग बढ़ेगी। वो कौन से इंडस्ट्री में जाएगा, वहां पे लोग क्या इन्वेस्ट करेंगे, वो उसकी पार्ट बढ़ेगी। उसको खुद की इंडस्ट्री डालना है तो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से प्रमोट कर सके, अदरवाइज वो चिपर के चक्कर में पीछे रहेगा। दूसरा जो देखा था मैंने, वो मॉडल बनाता है देखो बताने। अभी एक नाली सफाई वाला जो है ना, उसका एक मॉडल बनाया, वो इतना बना, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए मॉडल ठीक है, उसके सारे कैलकुलेशन भी उसी के लिए। भाई इसके क्यों कैलकुलेशन बता रहा था मुझे इसके कैलकुलेशन चाहिए नहीं, तू जो मार्केट को देने वाला उसकी कैलकुलेशन बता, ये तो तेरे को बाद में कर लेना, उसको स्केल डाउन। अभी तू दूसरे प्रोडक्ट पे इतनी नाली इतना सा, तो तू मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेचता है। और ये मैंने कहाँ सीखा, जब मैं ताइवान गया, वो ताइवान में एक स्पेशल मशीन बनाता है। तो इसी जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उसने बताया कि मैंने कॉलेज का फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दी। बोला ऐसे क्यों? बोले सर ये उस टाइम कॉलेज में ये प्रोजेक्ट मिला था, वो बहुत सीनियर प्रोजेक्ट था, उस टाइम मतलब मैं आपको 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 60 प्लस था और उसका लड़का बाहर गया था करके जो ओनर है मेरे से बातचीत कर रहा था। मैंने बोला फिर क्या किया आपने? बोले ये प्रोजेक्ट जैसे मुझे दिया, मुझे इसमें देखा कि चैलेंज है ये प्रोजेक्ट को मैंने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया, सक्सेस हो गया। और फिर आपने इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों छोड़ दिया? बोले फिर मैं ये फैक्ट्री का ओनर नहीं, मेरा
विजन चेंज हो गया। उसके बाद मैंने 4 साल एक प्रोजेक्ट पे काम किया, नौकरी मतलब कॉलेज छोड़ के काम किया, फिर भी एक प्रोजेक्ट किया। आज मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड नंबर 1 है। सही है, हमने जो मशीन खरीदे बोला फिर अपने कॉलेज छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया अपने कॉलेज, क्या करेंगे, फाइनली क्या है, आपको कुछ तो अचीव करना था। मुझे विजन मिल गया, मुझे प्रोजेक्ट से आइडिया आ गई कि इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो मैं बाकी चीजों पे क्यों ध्यान दूं। बड़ी फैक्ट्री ताइवान, हमारा स्टूडेंट ये लेवल तक सोचता ही नहीं, उसको लगता प्रोजेक्ट कर रहा हूं मतलब कॉलेज पे उपकार कर रहा हूं। क्यों कॉलेज पे उपकार करें, तो खुद के लिए सोचना, ये प्रोजेक्ट से मुझे आगे चल के क्या बेनिफिट होगा। हम इवन इंटर्नशिप में भी सेम चीज हो रही, 6 मंथ के लिए आते हैं लड़के, उसके लगता है वो कंपनी पे उपकार कर रहा है, कंपनी को 2 घंटा चल घर, हमारा टाइम क्यों वेस्ट करता है, उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो ये आपके कॉलेज में स्पेशली आप फोकस करो कि भैया कैलकुलेशन तो पूरे 1 to 1 ही रहना चाहिए, फिर तुम उसको स्केल डाउन कर, मॉडल के लिए अलग कर। तीसरी जो चीज मैंने देखी, नेक्स्ट, मैंने ये रायसोनी में लगवा दिया और रायसोनी वालों ने ये लगा दिया कि जब वो प्रोजेक्ट करता है तो मुझे उसका सेल ब्रोचर चाहिए, मैं वहाँ पे एडवाइजर हूँ, इसके लिए तुमको ये चीजें वहाँ पे करवा दी। जब वो प्रोजेक्ट करता है तो तू उसको बेचेगा कैसे, क्योंकि जब वो बेचने की बात आती है तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट उसको समझना ही पड़ता है। फिर वो एक एक चीज अच्छे से लिखता है, फिर उसको उसका ROI भी लिखना है, उसका कॉस्ट भी लिखना है, सारी चीजें वो लिखता है, फिर उस पर काम करता है, तो उसका माइंड ओपन कि हाँ ये प्रोडक्ट मैंने कोई सिर्फ कॉलेज वालों के लिए नहीं बनाया, आई कैन सेल दिस प्रोडक्ट, मार्केट में मैं इसका बिजनेस डाल सकता हूँ, हम 4-5 मिलकर एक स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट का इस्तेमाल आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं और उसमें मेरा ऑटोमेशन करो, साधा करो, कुछ भी करो, बट थिंकिंग अगर चेंज हो गई तो आदमी का वर्किंग उसके हिसाब से बदलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ लर्निंग के बाद अर्निंग आता ही नहीं है, लर्निंग के बाद परफॉर्मिंग आता है, फिर अर्निंग। जब आप परफॉर्म करके बताते हो कॉलेज में, स्कूल में, इंडस्ट्री में, तब आपकी वैल्यू बढ़ती, तब आपके पास पैसे आते। लर्निंग में से ईयर कट के अर्निंग चालू होता ही है। नेक्स्ट, फिर एक बात ये मैंने तुलसीराम गायकवाड़ में बताई थी, लेकिन 1 साल किया बाद में उन्होंने नहीं लगाया है कि आज आपके यहाँ का जो स्टूडेंट्स है जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको पता नहीं है कि मुझे आगे चल के कहाँ पे, कोई भी कॉलेज में ये बोर्ड है, ये बाहर देश में मिलते हैं, ये हमारे इंडिया में आज तक ये लागू नहीं हुआ, मतलब मैंने नहीं, जहाँ ये जगह पे मैंने विजिट किया, ना आपकी लाइब्रेरी में मिलेगा, ना आपके एंट्रेंस में मिलेगा कि ये जो फील्ड तूने कंप्लीट किया, देयर मस्ट बी डिस्प्ले बोर्ड्स कि कौन से फील्ड अवेलेबल है, जैसे कि डिजाइन, डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एक्सेट्रा, जो बेसिक नेम है। ये तो आपका बेसिक है, 1 ईयर, 2nd ईयर जो रोड मैप है। नेक्स्ट, ये अभी जो हमने बात की उसी की एक समराइज है कि ऑटोमेशन फर्स्ट ईयर में उसको क्या सिखाना चाहिए, सेंसर्स, एक्चुएटर, बेसिक कंट्रोल, सिंपल रोबोट प्रोग्रामिंग। इससे फायदा ये होगा कि उसका कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से जो डर है वो निकल जाएगा और उसका क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ये मुझे आता है, सेंसर का इस्तेमाल क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, फिर वो स्काडा में कैसे यूज करते हैं, फिर PLC में कैसे यूज करते हैं। और ये बार बार मैंने ये लिखा है कि लिंक थ्योरी कोर सब्जेक्ट टू रियल ऑटोमेशन एग्जांपल, यहाँ पे ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं या उसका एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। रिप्लेस सम ट्रेडिशनल असाइनमेंट विद मिनी ऑटोमेशन टास्क, सिमुलेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कंट्रोल सिस्टम में PID कंट्रोल और रोबोटिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मोटर, ड्राइव्स और रोबोट्स, कौन से टाइप के मोटर्स कैसे कैसे हम चालू कर सकते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कनेक्शन करने को भी डर है, 100 HP की मोटर को कनेक्शन करने के लिए बताया, बोलता था डर। अभी आजकल क्या हो गया,
सारे बदल गए। पहले सिंपल से ड्यूअल स्टार्टर थे, फिर सॉफ्ट स्टार्टर, अभी सॉफ्ट स्टार्टर आ गए, फिर वेवडी वाले आ गए बीच में, जो स्टार डेल्टा बोलते हैं उसके आगे। जिसको स्टार डेल्टा आता उसको सॉफ्ट स्टार्टर नहीं आता। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ऑटोमेशन चेंज हो गया, एकदम फाइन कंट्रोल में होता है, तो वो भी उसमें इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। और जैसे बहुत जन बोलते हैं कि वहाँ पे हमारे पास तो था ही नहीं, मोटर ही नहीं दी कि हमने 100 HP मैकेनिकल आता, मैकेनिकल का स्टूडेंट आता तो वर्नियर इतना रहता, सर इतना रहता, बड़ा नहीं रहता, नहीं सर इतना ही रहता। उसको बोलते हो कि 5 मीटर का वर्नियर उठा कर, 5 मीटर का वर्नियर रहता सर, हाँ फिर रहेगा ना, हम करते ना काम 5 मीटर का। अगर उसको पॉइंट टू पॉइंट 3 के एक्सिस में करना है तो करना ही है। हाँ इसको क्रेन से उठाना पड़ता है क्योंकि वर्नियर इतना है, ये वो इतने एक्यूरेसी है, तो क्रेन से वर्नियर उठा के तुझे रीडिंग लेना, इतने बड़े भी होते हैं। हम बोलते हैं हाँ ये सिर्फ हमारे पास है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री छोटी है, अब तो इससे बड़ी इंडस्ट्री में जाएगा तो फिर देखना क्या है, यहाँ पे खत्म नहीं। तो ये चीज है, उनको आपको बताने का, ये सारे ऑटोमेशन के रिलेटेड इनडायरेक्टली डायरेक्टली है। आजकल वर्नियर कोई इस्तेमाल नहीं करता इतना बड़ा जॉब चेक करने के लिए, क्योंकि अभी मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आई है। सीधा लेजर लगाओ, आपको माइक्रोन में रीडिंग 10 मीटर है, 20 मीटर है, ये पूरी रूम को चेक करने के लिए इतना सा लेजर मीटर लेके आ जाऊंगा तो हार्डली 10 मिनट में मैं सारे डायमेंशन लेके निकल सकता। वरना टेप लो, टेप पकड़ो, फिर उसमें से एरर जितना जितना उससे दूर पकड़ो, ये सारे अभी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अभी इंडस्ट्री काफी लेवल पे बदल चुकी है। यही है एनकरेज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट की बात की तो पहले तो आपको उसको प्रोजेक्ट क्यों करना है उसका पहले तो ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। शायद कॉलेज में भी कुछ वो साइकोलॉजी वाले साइकोलॉजिस्ट वगैरह रखना पड़ेगा कि ये काम के लिए तुमको सीखा, क्योंकि बच्चे भी आज सीखने के मूड में नहीं है। और ये रील और सोशल मीडिया के कारण 2 मिनट के ऊपर एक जगह पे फोकस नहीं कर सकते। 2 मिनट के बाद हमको चेंज करना है और इमीडिएट पहले 2 मिनट वाला मैं खुद ही भूल जाता हूँ, दूसरे को क्या बताऊँ कि पहले क्या देख रहा था। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडस्ट्री सर्टिफिकेट ट्रेनिंग, ये फैकल्टी बिल्डिंग के लिए जो स्किल है, अभी हम स्टूडेंट से थोड़ा हट के फैकल्टी पे आ गए। इन्होंने भी अपने आप को ये सारी चीज़ों में अपडेट करना ही चाहिए, क्योंकि स्किल फैकल्टी क्रिएट स्किल। फैकल्टी अगर स्किल नहीं होगी तो स्टूडेंट्स को स्किल करना बड़ा मुश्किल है। लोग आपकी बात सुन के नहीं सीखते हैं, लोग आपको कॉपी करते हैं, आपके एक्शन को कॉपी करते हैं। जो भी बड़े इंडस्ट्रीज में आप जाओगे, वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ के टॉप बॉस अगर अच्छे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन उनसे ज़्यादा बेटर। अगर पहले से ही उन्होंने हो गए, बुढ़े हो गए, नहीं अपने से अभी नहीं होगा, वहाँ की सेकंड जनरेशन को बहुत ज़्यादा खराब होगा। उनको कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई रोल मॉडल ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट के रोल मॉडल आप लोग हैं, फैकल्टीज है, इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्री के साथ क्या है, कैसे आप उसको अपना लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब वैसे आपको तो पता ही है, लेकिन डाल दिया फिर भी मैंने स्लाइड में। क्योंकि हमारे जो चेयरमैन थे उन्होंने एक बात बताई, कभी भी ये मत समझना बोले कि सामने वाले को ये बात पता हो, अपना काम है बता दे, पता होगी तो रिव्यू हो जाएगा, बोले नहीं पता होगी तो समझ देगा। इसके लिए कुछ कुछ चीजें यहाँ पे डबल में है, मैंने वो फार्मूला समझ लिया था। रोबोटिक क्लॉक ये तो सब अपने यहाँ पे होता ही है। इंदिरा गायकवाड़ पाटिल कॉलेज में, YCC, प्रियदर्शनी, सूर्योदय, ये कॉलेज वालों ने अपनी लेवल काफी हद तक बढ़ा दी है। ये सब ऑनलाइन कोर्सेस आप लोग करते होंगे। यहाँ पे स्पेशली फोकस आपको भी करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी सिखाना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम इंटीग्रेशन। हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं एक और आपको बताता हूँ कि इंटर्नशिप के लिए लड़का वो बोलता
सॉल्व नहीं हुए हुए तो तुझसे कैसे सॉल्व हो? नहीं, हमको कॉलेज वाले ने बताया है कि इंडस्ट्री में जाओ, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको लो, उसको सॉल्व करो। यहाँ तो हमारे यहाँ की पूरी स्टाफ ही खराब है जो एक एक्चुअली थोड़ा सा उसमें फर्क है। मैं बोलता नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बताया। अब बताने की स्टाइल अलग हो सकती है। उन्होंने ये बताया होगा कि इम्प्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि हमने जो करके रखा हुआ है उसको तो और बेटर कैसे कर सकता है। तो डोंट टेल हिम कि जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर, उसको बोलो कि जाके वहां पे जो सिस्टम लगी है ना उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। आज अगर 10 मिनट में जॉब बना रहा तो दिमाग लगा के 9 मिनट 9-9.5 मिनट में करा, 30 सेकंड बचा नहीं, लेकिन वो 10 मिनट गलत नहीं, वो आके देखता तो ये सब सही बन रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बराबर है ना, वो क्या करते हैं और तो बन रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के जगह पे मैं इसको हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट की बात, इंडस्ट्री में भी इम्प्रूवमेंट होता है, हमारे लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होता है। प्रॉब्लम तो लाइफ टाइम लगे हुए, वो तो ऐसे पलट के देखा तो 2-4 ऐसे दिख जाते। आज छुट्टी के दिन में यहाँ पे आया, ये भी मैं प्रॉब्लम करके ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अपने में आप लोगों के साथ थोड़ा सा समझ रहा हूँ। मैडम ने थोड़ा सा मुझे कुछ सिखा दिया, ये मेरे में इम्प्रूवमेंट आ गया। ये बात मैं कर रहा था कि इसको आप अच्छे से डेवलप कर सकते हैं आपके कॉलेज के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपके स्टूडेंट्स को पता रहना चाहिए कि मुझे मेरे फील्ड में कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर वो रोबोटिक्स इंजीनियर है तो वो कौन सी लाइन में काम कर सकता है, ऑटोमेशन का स्पेशलिस्ट कैसे बन सकता है, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये आप अच्छे से उनको कॉलेज में भी उसमें भी क्लासरूम में भी सिखा सकते हैं। एज वेल ऐसे अगर बोर्ड लगा दिए तो जाके देखे, ये सिर्फ अपने को 100 में से 20 लोगों के लिए ही करना, बाकी 80 को कभी ध्यान देना ही नहीं। वो अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, लेकिन दुनिया केवल 10% लोगों से ही है। तो हमको ये सारी मेहनत वो 20% के लिए करना है जिसकी वजह से बाकी 80% चले, और आखिरी के 10% तो हमेशा छोड़ ही देना। उसके लिए लोग खराब है ये कभी नहीं, 100 में से 10 खराब ही मिलेंगे। हम क्या वो 10 को बड़ा ध्यान देते, अरे आज के स्टूडेंट में तो दम ही नहीं है, पूरा कितना भी मैं हिसाब लगाता तो 10 के ऊपर मिलते ही नहीं है। बाकी 80 जो है वो आपको मीडियम लेवल के मिलते हैं और 10 टॉप लेवल के। तो 100 का हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही है। आप भी अपने क्लास में देख लो, 10 के जगह ज़्यादा से ज़्यादा 20% होगा, इधर उधर बीच के ये 60% आएगी। तो हमको ये जब टॉप वाले 20% है ये सब उसके लिए करना है। मैं ये बोल ही रहा हूँ कि जो आखिरी के 20% है वो फिर देश के लिए बड़ा काम करें। ये मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के लिए क्या काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर के लिए क्या काम कर सकता है, मेकाट्रॉनिक्स डिजाइन, और ये तो सारी चीजें ऑटोनॉमस व्हीकल इंजीनियर आजकल ये भी एक नया ट्रेंड है, लेकिन बहुत सारे लड़कों को पता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हमारा इंजीनियरिंग और प्रेसिंग किसी को पता नहीं था, इसलिए हमने स्पेशल एफर्ट लेके लोगों को बताया कि कहाँ है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा उसका नाम हो सकता है, वर्क एफर्ट बनेगा। हमको कॉलेज में, मतलब मैं जोकिंगली बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं इसलिए एम्प्लॉय हुआ क्योंकि मुझे बचपन से यही सिखाया गया था कि तुझे जॉब करना है, और इसीलिए आज मैं 36 या प्राउडली बोलता हूँ कि मैं एम्प्लॉय हूँ, वरना मैं कुछ अच्छा काम कर सकता है। ये ट्रेंड भी आपको लोगों को बताना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा कि भैया कि सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि तुम एम्प्लॉयमेंट ही ढूंढो, तुम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। उसमें से 5 लोग भी अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती तो उसमें से 20 लोग वैसे उसके साथ काम। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये फील्ड में क्या है, ये भी आपको लोगों को, स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा कि इतनी चीज़ें हैं, आप मेरे से ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। मैंने तो जस्ट एक थोड़ा समराइज बना दिया, इट इज जस्ट अ गाइडलाइन। नेक्स्ट
6, 7, 8, 9, 10 काम का काम हो सकता है। चलो आगे। मेकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स में कहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले के लिए क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर वाले के लिए क्या है, सीएससी वाले के लिए, ईसी वाले के लिए क्या है, उसके जस्ट फिर फाइनली पिछले साइड के साथ उसको कोरिलेट कर दिया है। स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर के लिए लिखा हुआ है उसको कौन से लाइन में काम कर सकता है। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स बोलने से ऐसा कतई मतलब नहीं है कि उसको ऑटोमेशन के लिए कोई भी पार्ट लगेगा नहीं, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर का काम रहेगा, उसको पार्ट बनाना ही पड़ेगा तब वो चलेगा। उसको गियर भी बनाना पड़ेगा, उसको बेल्ट पुली भी बनाना पड़ेगा, ये चीज़ें समझेगा तब जाके वो आगे चलेगा। तो सिर्फ ऑटोमेशन करना यानी एक से ऑटोमेशन होता नहीं है, सब मिलके टीम से ऑटोमेशन होता है। तो बाकी लोगों का रोल उसमें इस प्रकार रह सकता है। ये मैंने एक स्लाइड बना दी थी। बाकी क्या रह सकता है, रोबोट काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, मैकेनिकल डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर, रोबोट ग्रिपर एंड एफर्ट्स, ये चीज़ें अगर लिखेंगे तो उनको प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते टाइम थोड़ा सा फायदा हो सकता है। कॉलेज इसको किस तरह से डिजाइन करेगा आई डोंट नो, लेकिन मेरी कोशिश चालू है कॉलेज वालों को बताने की, फैकल्टी के लिए बताने की। और अगर आप सोचते हो कि आपकी मैनेजमेंट आपकी बात मानती नहीं है तो इसका मतलब आपको अपनी बात मनवाना नहीं आता है, तो समझाना नहीं आता। बात मानेगी, चाहे 1 साल में मानेगी या तो 5 साल में मानेगी, लेकिन लोग मानते ही। मेरे खुद की एक्सपीरियंस है, जब मैं कोई आइडिया किसी को देता हूँ, वो आइडिया पे अगर कोई काम नहीं होता तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी क्या गलती रही कि उसको मेरी बात समझ नहीं, या तो मेरी गलती अपने को समझ में आ जाती या तो सामने कि नहीं ये इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 से लगा हुआ था, 2025 में सक्सेस मिला कि हम 2 कॉलेज के साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट डाल पाए। 7 साल लगे। हर चीज आपके आज बताओ आज ही हो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको पेशेंस रखना पड़ता, कंटिन्यू हैमरिंग करना पड़ता, लोगों को बताना पड़ता, अपने में सुधार करना पड़ता। जिस दिन लोगों को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ जाता तो वो चीज अप्लीकेबल तो होती है, कभी जल्दी होती है कभी लेट होती है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो यही बात है कि आप अपने कॉलेज में इस तरह से अगर आपको लगाना है तो कॉलेज मैनेजमेंट अलाउ करेगा क्या वगैरह चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि मेरा कॉलेज बाकी कॉलेज से अलग कैसे। तो बोलते हैं ना सफ़ेद वाला एडवर्टाइज, तो अपने लिए भी अप्लीकेबल। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वही चीज़ है, लेकिन उनके रोल किस तरह से बदल जाते हैं, ये कुछ चीज़ें मैंने उसमें डाली थी। नेक्स्ट वही है, लेकिन रोल बदल गया है इलेक्ट्रिकल वाले। वहाँ पे मैकेनिकल वाले का रोल अलग था, इलेक्ट्रिकल वाले का रोल अलग है, एक्टिविटी सेम है। इसमें मैंने जैसे एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमको लोगों को पर्पज और एप्लीकेशन ये भी नहीं समझ में। जैसे कॉमनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार रहती है, गाड़ी रहती है, उसमें ब्रेक क्यों लगाया जाता है, तो इसका जनरली आंसर लोग देते कि गाड़ी को रोकने के लिए, लेकिन ये आंसर सरासर गलत है। उसका पर्पज है गाड़ी को हम तेज चला सकें, क्योंकि अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं रहेगा तो मैं गाड़ी को एक्सेलरेट ही नहीं कर सकता। उसका एप्लीकेशन है कि जब चाहे मैं वो गाड़ी को रोक सकूं। उस तरह हर प्रोडक्ट का पर्पज अलग होता है। गाड़ी बनाई के लिए जल्दी से जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, अभी अगर ब्रेक निकाल दी तो कौन गाड़ी चला पाएगा, वो स्पीड ही नहीं ले सकेंगे। मैं हाथ से पकड़ के लेके जाऊंगा, मैंने जैसा आदमी रहेगा तो बाइक भी दिया, कौन रिस्क ले। लेकिन मेरा फेथ है ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक लगाया गया ताकि मैं गाड़ी को हाईएस्ट स्पीड पे चला सकूं। जितनी बड़ी गाड़ी, जितनी फास्ट गाड़ी, उतना अच्छा ब्रेक। तो ये भी लोगों को एप्लीकेशन और पर्पज में नहीं समझता, खास करके ये अप्लाई होता है डिजाइन पे। तो हर चीज का पर्पज अलग है और एप्लीकेशन उसमें अलग होता है। गाड़ी का हर पार्ट एक ही है। आपके कॉलेज के तो बड़े बड़े
स्पीडली गाड़ी बनाते हैं आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि हमारी गाड़ी कैसी तेज बनानी। तो थैंक यू, आई होप कि आप ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। Thank you, sir. Now, I would like to invite Archie Puhani, sir, to present memento to Nitin, sir. Thank you, sir, for the wonderful session. Thank you for delivering such an insightful and thoughtful provoking session. I hope this session will put a transformative impact on all of us. Thank you so much.